हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ब्राइट अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 18 से 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो देखते हैं पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो पहली न्यूज़ हमारे पास हाइड्रोजन इकोनॉमी। एक न्यू दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी कि भारत में हमारे पास हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल मैक्सिमम यूज़ हो सके आने वाले टाइम में। तो उसको लेकर न्यू दिल्ली में एक मीटिंग रखी गई थी जिसको नाम दिया गया द हाइड्रोजन इकोनॉमी न्यू दिल्ली डायलॉग 2021। अब देखिए स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था। इसको ऑर्गेनाइज किया था एनर्जी फॉर्म ने, ठीक है, जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, और फेडरेशन ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर आती है। तो कहीं ना कहीं भारत का एक लक्ष्य क्या है, एक टारगेट क्या है कि आने वाले टाइम में हम हाइड्रोजन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके, ठीक है, एज अ फ्यूल, ठीक है, एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन के साथ दिक्कत क्या है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी सी दिक्कत है और एक फ्लेमेबल ये ज़्यादा है। हाइड्रोजन के साथ ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा इशू रहता है। नहीं तो आने वाले टाइम में हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन को अगर हम सही से ट्रांसपोर्ट कर पाए तो इसको फ्यूल के रूप में अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इंडिया और यूएस जो है, अब देखिएगा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कौन सी दो कंट्रीज हमारे पास करने जा रही हैं, लॉन्च करने जा रही है हाइड्रोजन टास्क फोर्स। तो आपको याद रखना है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट लॉन्च करने जा रही है हाइड्रोजन टास्क फोर्स, जो कि एनर्जी को कैसे, हाइड्रोजन को एज एनर्जी यूज कर सके, उससे रिलेटेड है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको बच्चों एग्जाम पॉइंट से याद रखने हैं। अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, विद एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1। इसकी जो डिस्कवरी है, आपको ये भी पता होना चाहिए, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि हु डिस्कवर्ड, so do remember Henry Cavendish, the British person who discovered the hydrogen gas, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, साइंस की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। नेम द मोस्ट कॉमन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सबसे कॉमन आइसोटॉप का नाम आप जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसको पता है। ओके, करेक्ट आंसर है बच्चों प्रोटियम, ठीक है, करेक्ट आंसर याद रखिएगा। द मोस्ट कॉमन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, दैट इज प्रोटियम, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूएन फूड सिस्टम समिट 2021। सो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, अब वो कौन है आपको पता होना चाहिए, एंटोनियो ग्यूटेरस, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल वो कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरस। तो कॉल्ड फॉर द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट 2021। अब आपने याद रखना है ये फूड सिस्टम समिट कहां पर होगा? न्यूयॉर्क में होगा, 2021 में ही होगा, सितंबर के महीने में। तो आपने याद रखना है यूनाइटेड नेशन फूड समिट 2021 कहां होने जा रहा है? न्यूयॉर्क में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना। देखिए आपको पता होना चाहिए कि गोल नंबर 2 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, गोल 2 जो है वो किसके बारे में बात करता है? जीरो हंगर, कि 2030 तक पूरे विश्व में जो भुखमरी है वो खत्म हो जाए। ये हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक हिस्सा है। हम कई बार पिछली वीडियोस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर चुके हैं, जिनको कब तक अचीव करना है? 2030 तक। कब तक अचीव करना है? 2030 तक। देखिए स्टूडेंट्स, यूएन की कई सारी एजेंसीज हैं जो पूरे वर्ल्ड में फूड की सप्लाई बनी रहे उसके लिए काम करती हैं, ठीक है। आइए जरा एक बार चेक कर लेते हैं उनके नाम और उनके बारे में बेसिक सी चीजें। तो समझिएगा स्टूडेंट ध्यान से। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपने नाम सुना होगा, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम आप सबने सुना ही होगा। 1945 से ये काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी, यूएन से रिलेटेड है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। ये भी हमारे पास रोम इटली में है। देखिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, दोनों ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली से हमारे पास ऑपरेट करती हैं, चाहे वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा रोम इटली में, ठीक है। सो डू रिमेंबर अबाउट दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका काम पूरे वर्ल्ड से हंगर को खत्म करना है, जिनका अल्टीमेट टारगेट है जीरो हंगर। ओके चलिए जी, थोड़ा सा और आगे डिटेल में अगर मैं बात करूं, कुछ बेसिक चीजें हमने यहां पर देखी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हमारे भारत में सब लोगों को खाना मिल सके, उसके लिए काम करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जी हाँ, याद रखिएगा, भारत में सभी लोगों को खाना मिल सके उसके लिए कौन सा एक्ट काम करता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट,
जिसमें हमारे पास क्या कहा जाता है कि हर भारतीय को 5 किलो अनाज दिया जाएगा प्रति महीना, जो भी हमारे पास वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो भी पर्सन वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे लोगों से है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? ये कौन से ईयर में हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? ओके, सो याद रखिएगा बच्चों, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में। जी हाँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में। और इस एक्ट की एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस ये रही कि भारत में बहुत से लोगों को खाना एक तरह से अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो इसको कई बार राइट टू फूड भी इसको कह दिया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना, राइट टू फूड भी इसको कहीं ना कहीं कह दिया जाता है। ठीक है, चलिए जी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फॉर द Q2 2021 रिलीज, और उसमें भारत का रैंक क्या रहा है? आपने याद रखना 84th। ठीक है, भारत का रैंक रहा है 84th विद अ स्कोर ऑफ 58। स्कोर ऑफ 58 का मतलब क्या है? इंडिया 58 कंट्रीज में वीजा ऑन अराइवल इंडियन पासपोर्ट में मिल जाएगा। ठीक है, वीजा ऑन अराइवल, जैसे ही आप कंट्री में पहुंचोगे तो आपको वीजा मिल जाएगा। ठीक है, आपको पहले से ही वीजा के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, और अगर हम बात करें इसको टॉप किसने किया है, तो पिछली बार की तरह जापान ने ही फिर से टॉप किया, सेकंड नंबर पे सिंगापुर और थर्ड नंबर पे जर्मनी। ठीक है, और देखिए जापान की मैं बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि 191 कंट्रीज में आप वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है अगर आप जापानीज सिटीजन हो। तो जापानीज पासपोर्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, ये हमें पता चलता है। अगर मैं रिलीजन की बात करूं स्टूडेंट, तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जापान में मेजोरिटी में कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाता है। तो याद रखिएगा, तो जापानीज पीपल मेनली फॉलो द रिलीजन दैट इज नोन टू बी शिंटोइज्म। ठीक है, शिंटोइज्म रिलीजन यहां पर फॉलो किया जाता है, और अभी भी यहां पर एम्परर है, हु इज द एम्परर ऑफ जापान? तो याद रखिएगा नोरितो। ठीक है, यहां के एम्परर कौन है? नोरितो। और यहां की जो कैपिटल है वो है हमारे पास टोक्यो। ठीक है, जापान की कैपिटल टोक्यो, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेट्रो सिटी कंसीडर की जाती है आज भी। तो जापान एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, आर्कीपेलागो है, काफी सारे ग्रुप आइलैंड्स का ग्रुप है, आर्कीपेलागो इसे कहेंगे हम। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि टोक्यो कौन से आइलैंड पर सिचुएटेड है? ठीक है, टोक्यो जो शहर है वो कौन से आइलैंड पर आपको देखने को मिलेगा? ओके, टोक्यो बच्चों आपको देखने को मिलेगा एक आइलैंड पर जिसका नाम है होन्शो। ठीक है, याद रखिएगा, टोक्यो आपको देखने को मिलेगा एक आइलैंड पर जिसका नाम है होन्शो आइलैंड। ठीक है, होन्शो, सॉरी इट्स यू, होन्शो आइलैंड। ठीक है, सो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड। तो ओडिशा की जो स्प्रिंटर है ड्यूटी चंद, ठीक है, ओडिशा से एक धावक ड्यूटी चंद, उनको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से वीरनी अवार्ड मिला। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट ये हो जाता है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया, जबकि ड्यूटी चंद कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? शी इज फ्रॉम ओडिशा। 100 मीटर और 200 मीटर रेस में ये मेन पार्टिसिपेट करते हैं ड्यूटी चंद। ठीक है, और इनको अवार्ड दिया हमारे पास छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बैगल ने। ठीक है, भूपेश बैगल। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास बच्चों, चिल्ड्रंस नोवेल द क्रिसमस पिग। देखिए हमारे पास जेके रोलिंग जो वर्ल्ड फेमस ब्रिटिश ऑथर हैं, उनकी एक नई बुक आई है द क्रिसमस पिग। तो इनकी जो बुक है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाना एक नॉर्मल सी बात रहेगी। तो याद रखिएगा द क्रिसमस पिग जो नॉवल है वो चिल्ड्रंस के लिए एक नॉवल इन्होंने निकाला है, और बहुत टाइम बाद इनकी कोई इस तरह से बुक आई है। ऑल दो 2020 में कोविड के दौरान, मैं आपको याद दिला दूं, कोविड के दौरान उन्होंने अपनी एक डिजिटल बुक रिलीज की थी बच्चों के लिए, द आइका बॉग। ठीक है, याद रखिएगा, डिजिटली इन्होंने एक बुक रिलीज जरूर की थी द आइका बॉग के नाम से। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द आइका बॉग जो है वो हमारे पास किसकी एक बुक है या किसका एक डिजिटल वर्जन बुक है? तो वो है हमारे पास जेके रोलिंग, जो कि एक फेमस राइटर हैं, शी इज फ्रॉम ब्रिटेन। लेकिन स्टार्टिंग में स्टूडेंट एक बड़ी दिक्कत इन्होंने फेस की कि ज्यादातर लोग फीमेल राइटर को स्टार्टिंग में पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ये चीज एक तरह से सबके सामने नहीं रखी कि ये फीमेल राइटर हैं। एनीवन आज भी ये जब ये क्राइम नॉवेल्स लिखती हैं, आज भी क्राइम नॉवेल्स जब लिखती हैं तो एक डिफरेंट पेन नेम यूज करती है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से वही है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, कि हमारे पास जब जेके रोलिंग क्राइम नॉवेल्स लिखती हैं, क्राइम फिक्शन लिखती हैं,
तो वो किस कौन से पेन नेम यूज करती हैं, इनका पेन नेम बताइए जब ये क्राइम नोवेल हमारे पास लिखती हैं, ठीक है। पेन नेम ऑफ जेके रोलिंग। ओके, इनका पेन नेम है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, रॉबर्ट गैलब्रेथ, ठीक है। पेन नेम ऑफ जेके रोलिंग जब ये क्राइम नॉवेल्स हमारे पास लिखते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा और आइका बोक को भी आप याद रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, देखिए हमारे पास इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स आया है और इसमें कई सारी चीज़ों को एक तरह से कंक्लूड किया गया, जैसे कि ये अवेलेबिलिटी कितनी है, अफोर्डेबिलिटी कितनी है, ठीक है, लोग कितना उसका यूज कर पा रहे हैं, तो उसके बेसिस पर एक रिपोर्ट कंडक्ट की गई, ठीक है। रिपोर्ट का नाम रखा गया इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसकी तरफ से आई, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से, EIU की तरफ से। और इसमें आप याद रखिएगा इंडिया का रैंक क्या रहा, इसमें इंडिया का रैंक रहा 49th, जी हाँ याद रखिएगा इंडिया का रैंक रहा 49th और इंडिया ने अपना रैंक शेयर किया थाईलैंड के साथ, ठीक है। टॉप 3 कंट्रीज जो यहां पर रही, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट एंड स्पेन, तो स्वीडन ने यहां पर टॉप किया है। स्वीडन के बारे में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं मैं आपको। स्वीडन ने अभी ISA की मेंबरशिप ली है, ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। रिसेंटली स्वीडन बिकेम द मेंबर ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। और एक बहुत ही टेक्नोलॉजी में एडवांस कंट्री है अगर मैं बात करूं, और यहां पर अभी भी मोनार्की चलती है। तो हु इज द करंट मोनार्क ऑफ स्वीडन, स्वीडन के करंट मोनार्क कौन है, कार्ल गुस्ताफ, ठीक है, याद रखिएगा कार्ल गुस्ताफ इज द करंट मोनार्क ऑफ स्विट्जरलैंड। अभी स्विट्जरलैंड एक अच्छी रीजन की वजह से न्यूज में था, मतलब उसने एक रिसर्च दुनिया के सामने रखी, ऑल्दो वो एक रिसर्च झटका था पूरी दुनिया के लिए, लेकिन अच्छी चीज थी कि उन्होंने रिसर्च की उस चीज में। यूनिवर्सिटी ऑफ गोटेनबर्ग जो स्वीडन में है, उसने एक रिपोर्ट रिलीज की थी अबाउट द डूम्सडे ग्लेशियर। जी हाँ, मैं आपको ग्लेशियर के बारे में रिकॉल करा दूं। इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी अबाउट द डूम्सडे ग्लेशियर की ये जरूरत से ज्यादा ही तेजी से क्या कर रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास रिपोर्ट किसने दी थी, द रिपोर्ट इज गिवन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ गोटेनबर्ग जो स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस डूम्सडे ग्लेशियर को हम और किस नाम से जानते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। डूम्सडे ग्लेशियर ऑल्सो नोन एज, इसका जो रियल नेम है वो क्या है। ओके याद रखिएगा बच्चों, डूम्सडे ग्लेशियर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जो अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलेगा, और कहा जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा तेजी से मेल्ट हो रहा है। और इसका जो दूसरा नाम है, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, दैट इज थेवेट्स ग्लेशियर, ठीक है, थेवेट्स ग्लेशियर। तो आप ये नाम अगर नोट डाउन कर लें, अगर आपको नहीं पता तो बहुत अच्छा रहेगा। थेवेट्स ग्लेशियर जो है वो ग्लेशियर है जो बहुत तेजी से पिघल रहा है, और इसके अंदर पोटेंशियल इतना है कि ये पूरे ओशन का पानी 6% बढ़ा सकता है, पूरे वर्ल्ड ओशन में जितना भी पानी है उसको 6% और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है अगर ये पूरा मेल्ट हो जाए तो, ठीक है। इसलिए इसका नाम डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है और इसका ओरिजिनल नेम है थेवेट्स ग्लेशियर। नेक्स्ट हमारे पास आर्मी चीफ कॉन्क्लेव इन बांग्लादेश। देखिए हमारे पास हमारे इंडियन आर्मी के चीफ आपको पता ही होंगे कौन है, MM नरवाने जी, ठीक है। इन्होंने अटेंड किया आर्मी चीफ कॉन्क्लेव, अभी बांग्लादेश में हुई थी आर्मी चीफ कॉन्क्लेव। और अभी एक एक्सरसाइज भी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, दैट इज शांतिर ओरगोशेना, ठीक है। 2021 में एक हमारे पास मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई थी बांग्लादेश में, ठीक है। इसमें कई सारी मिलिट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, हम लास्ट लेक्चर में उस चीज को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ड्यूरिंग द कॉन्क्लेव नरवाने डिलीवर्ड की नोट, ठीक है, और इन्होंने हमारे पास UN पीस कीपिंग के जो मिशन चलते हैं, यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशन चलते हैं, उसमें इंडियन सेना का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है और वो कितना इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात की, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात की, कई सारी चीजों के बारे में बात की। सो इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल रहता है पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखने में। चलिए अगर हम बांग्लादेश की बात करें, लास्ट लेक्चर में भी मैंने कई सारे पॉइंट्स आपको बांग्लादेश से रिलेटेड आपको बताए थे जो क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली। चलिए आज एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। अभी मार्च 2021 में अवर प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड मैत्री सेतु, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैत्री सेतु हमारे पास इनोग्रेट किया था फैनी रिवर के ऊपर, ठीक है। और ये मैत्री सेतु कौन सी दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है, इंडिया और बांग्लादेश को। मैत्री सेतु किस किस को कनेक्ट करता है, डू रिमेंबर, इंडिया और
बांग्लादेश को आपस में कनेक्ट करता है। मैत्री सेतु कौन सी रिवर के ऊपर है? दूसरा क्वेश्चन हो गया फैनी रिवर के ऊपर। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो, अगर आप में से किसी ने ब्रिज के बारे में पढ़ा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ये भारत के कौन से राज्य को बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करता है? कनेक्टिंग विच स्टेट ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश? मैत्री सेतु कनेक्टिंग विच इंडियन स्टेट विद बांग्लादेश? तो याद रखिएगा बच्चों, ये कनेक्ट करता है हमारे पास त्रिपुरा को। ये कनेक्ट किसको करता है? त्रिपुरा स्टेट को हमारे पास कनेक्ट करता है ये मैत्री सेतु विद बांग्लादेश, ठीक है। और अल्टीमेटली वी आर कीप ऑन इंटरेस्टिंग कि हमारे पास कीप ऑन रिवाइविंग द रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, जो बीच में थोड़े खराब हो गए थे, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ। थर्ड इंडियन कॉन्ग्लोमरेट टू क्रॉस $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये एक ऐसा ग्रुप बन चुका है अडानी ग्रुप जिसकी मार्केट वैल्यू $100 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। तो तीसरा इंडियन ग्रुप बना है। अगर हम बात करें इससे पहले दो इंडियन ग्रुप्स हैं, एक दो जाने माने ग्रुप, टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री। देखिए यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करें, गौतम अडानी जो चेयरमैन है अडानी ग्रुप के, पिक्चर आप देख सकते हैं, इनकी जो वेल्थ है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है पिछले 1 साल की अगर आप बात करें। सो गौतम अडानी हमारे पास चेयरमैन है अडानी ग्रुप के, ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप। एंड डू रिमेंबर वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अडानी ग्रुप? इस ग्रुप का हेडक्वार्टर आपको देखने मिलेगा अहमदाबाद में, ठीक है। इस ग्रुप का आपको हेडक्वार्टर कहां देखने मिलेगा? अहमदाबाद, गुजरात। और ये ग्रुप फेमस है अलग अलग चीजों में काम करने के लिए, स्पेशली कोल माइंस से लेकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक। तो इसकी एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल कोल माइंस का केस रहा, वो भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे पास अडानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में काफी हद तक क्रिटिसिज्म झेल चुके हैं बिकॉज ऑफ कारमिकाइल कोल माइंस, ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल माइंस हैं और इनका कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? अडानी ग्रुप के पास है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेंगी ये कोल माइंस, और वहां के लोग नहीं चाहते कि यहां पर माइनिंग हो ताकि पोल्यूशन कम हो जाए। तो ये माइंस के ओनरशिप को लेकर अडानी ग्रुप को काफी हद तक क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी कुछ पॉइंट्स है जो आप याद रखेंगे। और इंडिया में अगर हम बात करें, अडानी ग्रुप कैसे पैसा कमाते हैं सबसे ज्यादा? इनके पास है बहुत सारे पोर्ट्स, इनके पास है बहुत सारे बंदरगाह अडानी ग्रुप के पास, ठीक है। दे होल्ड मैक्सिमम पोर्ट्स ओनरशिप इन इंडिया। तो इनके जो पोर्ट्स हैं, तो अडानी पोर्ट्स के सीईओ कौन है? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, हु इज द करंट सीईओ ऑफ अडानी पोर्ट्स? अडानी पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा अलग से एक विंग है, अलग से एक ग्रुप है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, हु इज द करंट सीईओ ऑफ अडानी पोर्ट्स? ओके, सो करेक्ट आंसर है बच्चों, करेक्ट आंसर है करण अडानी, ठीक है। ऑब्वियसली अडानी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड ही इज द करंट सीईओ ऑफ अडानी पोर्ट्स इन इंडिया। सो अडानी पोर्ट्स हमारे पास काफी चीजों को इंडिया में काफी कंट्रोल कर रहे हैं, पोर्ट्स सिस्टम को इन्हीं के हाथ में गवर्नमेंट ने एक तरह से थमा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021। अब देखिए हुआ क्या है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी कहां पर? आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, दैट इज आलमेटे कजाकिस्तान, ठीक है। कहां पे हुई थी? आलमेटे कजाकिस्तान में, ठीक है। और इसमें इंडिया ने टोटल 14 मेडल जीते, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है आपने याद रखना है कि 5 गोल्ड मेडल है। सो इंडिया की जो पोजीशन है वो ऑब्वियसली टॉप नहीं आ सकी, ठीक है। और यहां पर टॉप कौन सी 2 कंट्रीज ने किया है? ईरान और कजाकिस्तान ने, ठीक है। जो होस्ट कंट्री थी उसने यहां पर टॉप किया है, ठीक है, विद 17 मेडल्स, 17 मेडल जीते हैं। चलिए अगर हम बात करें यहां पर इंडिया की तरफ से किस किस ने गोल्ड मेडल जीते, एटलीस्ट आप उनके नाम अगर नोट डाउन करना चाहें तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप एक बार नाम नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सरिता मोर, ठीक है, सबसे फेमस इस साल जिन्होंने मतलब कि एक्सपेक्टेशन से आगे जाकर परफॉर्मेंस दी वो है सरिता मोर, ठीक है। तो सरिता मोर ने 59 केजी में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। सरिता मोर ने 59 केजी में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा हमारे पास रवि कुमार, ठीक है, हमारे पास रवि कुमार ने 57 केजी में, याद रखिएगा, रवि कुमार ने 57 केजी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा विनेश फोगाट 53 केजी में, विनेश फोगाट जी हैं जो फेमस रेसलर हैं इंडिया के, उन्होंने 53 केजी में गोल्ड मेडल जीता। उसके अलावा अंशु मलिक, ठीक है, 57 केजी, अंशु मलिक 57 केजी उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, एक और इंडिया की बड़ी फेमस रेसलर है दिव्या काकरन, दिव्या काकरन, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीते,
ठीक है, शी ऑल्सो वन गोल्ड मेडल। लेकिन इनकी वेट कैटेगरी थोड़ी सी यूनिक है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि दिव्या काकरन कौन सी वेट कैटेगरी से मेडल जीत कर आई हैं, ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने कौन सी वेट कैटेगरी में जीता है? अगर कोई बता सकता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दिव्या काकरन ऑल्सो वन गोल्ड मेडल इन विच वेट कैटेगरी? ओके, तो याद रखिएगा बच्चों 72 kg। अब आप देखिए कि ये एक फीमेल है और 72 kg में वेट कैटेगरी में ये क्या करती हैं, रेसलिंग करती हैं, ठीक है। एक अच्छी खासी वेट कैटेगरी होती है, एक चैलेंजिंग वेट कैटेगरी होती है 72 kg। दिव्या काकरन 72 kg गोल्ड मेडल। और आप देखिएगा ये जो 5 गोल्ड मेडल जीते हैं इसमें से हमारे पास डोमिनेंस किसकी रही? फीमेल्स की। ऑब्वियसली सारे ओवरऑल हमारे पास मेडल टैली अगर आप देखेंगे तो फीमेल्स की डोमिनेंस रही हमारे पास। इंडिया की फीमेल रेसलर्स की जो परफॉर्मेंस रही वो आउटस्टैंडिंग रही इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास WMO रिपोर्ट ऑन साइक्लोन एम्फन ऑफ 2020। देखिए 2020 में एक साइक्लोन आया था, ठीक है, जिसका नाम था एम्फन, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? एक्चुअली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एम्फन को लेकर एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, और रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट किसकी तरफ से आई? द रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और साइक्लोन एम्फन के बारे में कहा गया है जिसने इंडिया और बांग्लादेश में तबाही मचाई थी। यह कहा गया है कि इससे लगभग 14 बिलियन US$ का नुकसान झेलना पड़ा, ठीक है, इंडिया को। यानी कि 1.5 लाख करोड़, कोई छोटी मोटी अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं हम स्टूडेंट, 1.5 लाख करोड़ के नुकसान की बात कर रहे हैं जो इस साइक्लोन की वजह से इंडिया को झेलना पड़ा। बहुत से लोगों को, जो ओडिशा और हमारे पास वेस्ट बंगाल के लोग थे, उनको अपने घर छोड़कर जाना पड़ा, वहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई। तो अल्टीमेटली ये सब चीजें हमें देखने को मिली। थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्मेट पे आ जाते हैं। तो जो साइक्लोन्स होते हैं बच्चों, उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या रहता है कि नाम कौन सी कंट्री ने दिया है? एक्चुअली जो कोस्टल कंट्रीज होती हैं उनकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में टर्न आती है साइक्लोन का नाम देने के लिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि इस साइक्लोन का नाम किसने दिया था? वैसे तो साइक्लोन पुराना हो चुका है लेकिन अभी फिर से न्यूज में, तो इसका नाम दिया था थाईलैंड ने, ठीक है। और इसका मतलब होता है स्काई, एम्फन का मतलब होता है स्काई, ठीक है। नेम गिवन बाय थाईलैंड। सो डू रिमेंबर विच कंट्री गिवन द नेम ऑफ एम्फन? थाईलैंड। एक और चीज मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वो संस्था है जो पूरे वर्ल्ड के वेदर और क्लाइमेट फिनोमिनास पे नजर रखती है। और अभी से नहीं, 1950 जब से एस्टैब्लिश हुई है। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने मिलेगा कहां पर? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। और इसी के इनिशिएटिव पे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। इसी के इनिशिएटिव पे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इस साल का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब ऑब्जर्व किया जाएगा, या कब ऑब्जर्व किया गया, सॉरी माय अपॉलॉजीज, अभी रिसेंटली गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट 23 मार्च को। जी हाँ, ये ऑब्जर्व किया जाता है 23 मार्च, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व ऑन 23 मार्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सुदर्शन सेन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ ARCs, ठीक है। ARCs क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये हमारे पास क्या करती हैं? बैंक्स के NPA को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। जो बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं दीज ARCs, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। इनका काम क्या होता है? जो बैड लोन होते हैं उनको परचेज करना और बैंकों की कहीं ना कहीं हेल्प करना। तो हमारे पास एक RBI ने 6 मेंबर कमेटीज बनाई है और इन ये ARCs के हमारे पास रोल को इवेलुएट करेंगी, ठीक है, बिजनेस मॉडल बताएंगे। इस कमेटी को लीड कौन करेंगे? आपने याद रखना है सुदर्शन सेन, ठीक है, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। तो डू रिमेंबर ARCs को लेकर जो कमेटी बनी है उसको लीड कौन करेंगे? सुदर्शन सेन। RBI के जितने भी लिए हुए डिसीजन हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ये भी याद रखनी है कि ARCs को गाइडलाइन और रेगुलेट देने के लिए कौन से एक्ट का यूज किया जाता है? सरफेसी एक्ट का। डू रिमेंबर ARCs को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए कौन से एक्ट का यूज किया जाता है? सरफेसी एक्ट का। दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। सरफेसी एक्ट का हमारे पास यूज किया जाता है टू मैनेज द ARCs इन इंडिया, ठीक है।
और बच्चों ये सरफेसी एक्ट जो है वो हमारे पास काफ़ी हद तक हेल्प करता है बैंकों को। कैसे? ये जो एक्ट है वो बैंकों को ये अधिकार देता है कि वो प्रॉपर्टी का डायरेक्ट पोजेशन ले सकें, ठीक है, डायरेक्ट पोजेशन ले सकें इन केस पर्सन ने लोन रीपे नहीं किया हो। हम पहले भी इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। तो सरफेसी एक्ट का यूज़ करके एआरसीज को रेगुलेट किया जाता है और अभी इनको इवेल्युएट करने के लिए एक कमेटी बनी जिसको लीड करेंगे सुदर्शन सिंह। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि बैंकों के एनपीएस को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक और एक्ट भी आया था ताकि बैंकों के एनपीओ को कम किया जा सके, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट। आपने शायद सुना भी हो कि इनसॉल्वेंसी, ठीक है, और हमारे पास बैंकरप्सी एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि बैंकों के एनपीओ कम किया जा सके। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी एक्ट कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये रिसेंटली हाल ही के दिनों में इंट्रोड्यूस किया गया था। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट जो है वो हमारे पास कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट आया था बच्चों 2016 में। ये अभी रिसेंटली कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दिया क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस इन यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज करते हुए 1 बिलियन ट्रांजैक्शन करने वाली पहली कंपनी जो भारत में बनी है वो है फोन पे, जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहां पर? बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो डिजिटल पेमेंट्स के सिस्टम में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है फोन पे ने। 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डिजिटल इकोनॉमी। और ये जो न्यूज आई है ये अपने आप में एक अच्छी न्यूज है। अभी थोड़ी टाइम पहले हमने एक और न्यूज कवर की थी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स लास्ट ईयर में कहां पर देखने को मिली? अगेन आंसर रहा इंडिया। यूपीआई को और इन सब चीजों को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एनपीसीआई की। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। भारत में याद रखिएगा डिजिटल पेमेंट्स को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दैट इज ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डू रिमेंबर, डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया मैनेज्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो ये चीज आपने कहीं ना कहीं याद रखनी है। चलिए अगर मैं यहां पर एक और बात करूं कि यहां पर सीईओ कौन है फोन पे के? सो फोन पे के फाउंडर और सीईओ हैं समीर निगम। नाम याद रखिएगा, फोन पे के फाउंडर और सीईओ। अब नाम पूछा जा सकता है क्योंकि कंपनी काफी न्यूज में है। समीर निगम है इसके फाउंडर और सीईओ ऑफ फोन पे, ठीक है। लेकिन फोन पे जो कंपनी है वो एक पेरेंट कंपनी के अंडर काम करती है। मतलब कि आप मुझे वही चीज बता दीजिए कि फोन पे की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? फोन पे किस कंपनी के अंडर काम करती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। पेरेंट कंपनी ऑफ फोन पे। ओके, सो पेरेंट कंपनी ऑफ फोन पे बच्चों फ्लिपकार्ट। जी हाँ, फ्लिपकार्ट जो है वो फोन पे को खरीद चुकी है और अब फोन पे इसकी सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करती है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू टेक कंट्रोल फ्लाइट ऑन मार्स। तो आपको पता होगा बच्चों कि नासा का एक मिशन जो है ऑन गोइंग है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास। और उसी मिशन के दौरान हमारे पास इंजेनिटी नाम का जो हेलीकॉप्टर है उसने हमारे पास एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ली, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है कंट्रोल फ्लाइट हुई है किसी दूसरे प्लेनेट पर, ठीक है। और कुछ लोग इसको राइट ब्रदर मूवमेंट भी बोल रहे हैं कि जैसे राइट ब्रदर ने पहली बार प्लेन उड़ाया था, तो ये उस तरह से एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो परसिवरेंस हमारे पास नाम से एक मिशन चल रहा है, ठीक है। और उसी मिशन में हमारे पास इंजेनिटी नाम का जो हेलीकॉप्टर है उसने हमारे पास मार्स के ऊपर उड़ान भरी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, देखिए इंडिया में ऑक्सीजन को लेकर भारी किल्लत चल रही है और नासा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वो क्या? नासा ने अपने मोएक्सी सिस्टम का यूज करते हुए मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट का यूज करते हुए एक टास्क किया है कवर। वो क्या? कि ऑक्सीजन बनाई है मार्स के ऊपर। और ये ऑक्सीजन कैसे बनाई? बाय द यूजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपने आप में स्टूडेंट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम मार्स के ऊपर ऑक्सीजन बना पा रहे हैं, ठीक है। मार्स की अगर हम बात करें तो काफी कुछ यहाँ पर
चल रहा है, ऑनगोइंग है। और मार्स को लेकर आप याद रखिएगा कि जो इसका नाम है, अर्थ का एडजेसेंट प्लैनेट है, और इसका जो नाम है वो रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर है। सॉरी, रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर आपको एक प्लैनेट का नाम देखने को मिलेगा, और उसका नाम है हमारे पास मार्स, जिसको रेड प्लैनेट भी हम बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं कि मार्स के एटमॉस्फेयर पे आपको मैक्सिमम अबंडेंस में कौन सी गैस देखने को मिलेगी? हाँ जी, क्लियर, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि हमारे पास मार्स एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ विच गैस? तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? मार्स के एटमॉस्फेयर पे आपको मैक्सिमम कौन सी गैस देखने को मिलेगी? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, सही सुना आपने, कार्बन डाइऑक्साइड 95%, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है। और यहां पर यही किया है नासा ने क्या किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर किया है अपने सिस्टम के थ्रू, और ये एक तरह से पॉसिबिलिटी लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे कि हम मार्स पे क्या हो सके, एक कॉलोनी एस्टैब्लिश कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेवलपर ऑफ पीडीएफ पासेस अवे एट द एज ऑफ 81। सो कंप्यूटर साइंटिस्ट चार्ल्स जेसेक, ठीक है, ये हमारे पास को फाउंडर थे एडोब के, ठीक है। और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ जिसको हम बोलते हैं, बहुत बड़े लेवल पे पीडीएफ का आज की डेट में यूज होता है। हम आपको नोट्स भेजते हैं, कई सारी चीजें हमारे पास होती हैं जो पीडीएफ के फॉर्मेट में ही जाती हैं, तो इनको हमारे पास इस चीज के रूप में याद किया जाता है कि इज द डेवलपर ऑफ पीडीएफ एंड द को फाउंडर ऑफ एडोबे। इनकी अभी डेथ हो गई है, तो डू रिमेंबर द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, चार्ल्स जेसेक। ओके, चलिए एडोबे की बात करूं मैं, तो ये वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज में से एक है, टेक कंपनीज में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट सीईओ ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटिटी, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन से है। एडोबे के सीईओ कौन है? जल्दी से, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ एडोबे। ओके, याद रखिएगा बच्चों, शांतनु नारायण, ठीक है, सीईओ ऑफ एडोब, ठीक है, इंडियन ओरिजिन से हैं, ठीक है। आप देखिएगा यूएस की ज्यादातर बड़ी आईटी कंपनीज को लीड इंडियंस ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इंश्योरेंस स्कीम अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक्सटेंडेड। देखिए पहले तो आप ये समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम ऑनगोइंग है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गई थी जब हमारे पास कोविड के दौरान ये घोषणा की गई कि गरीब लोगों को हमारे पास 3 मंथ्स तक पल्सेस मिलेंगी, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किए जाएंगे, सॉरी एलपीजी सिलेंडर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। इसके अलावा हमारे पास रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा, कई सारी चीजें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदान करने की बात की गई थी। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हेल्थ वर्कर्स जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं उनको 50 लाख रुपीस का इंश्योरेंस दिया जाएगा, जो 1 साल के लिए था, लेकिन अब उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है कोविड की वेव को देखते हुए। तो यहां पर आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए का इंश्योरेंस दिया जा रहा है जो लोग कोविड फाइटर्स है। कोविड फाइटर्स का मतलब जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे पास नर्सेस, डॉक्टर्स और बाकी जो स्टाफ है, तो उनको कितने रुपीस का इंश्योरेंस दिया जाएगा? दैट इज ऑफ रुपीज 50 लाख। सो डू रिमेंबर, इसको इंप्लीमेंट करने की, इस इंश्योरेंस स्कीम को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो भारत की एक जानी मानी इंश्योरेंस कंपनी है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इतनी पुरानी है कि 1919 में 1919 में एनआईए की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और फिर आपको मैं बता दूं कि इसकी नेशनलाइजेशन कब हुई? इसकी नेशनलाइजेशन जो है वो हमारे पास हुई 1973 में। इसको एक राष्ट्रीय कंपनी एक तरह से घोषित कर दिया गया, ठीक है, और उससे पहले एक प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही थी। अगर मैं बात करूं, इसके करंट सीईओ है अतुल साय, ठीक है, हु इज द करंट सीईओ ऑफ एनआईए? अतुल साय, ठीक है। और चलिए हम थोड़ा सा फिर से फोकस करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है बच्चों कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अभी ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है स्कीम, लेकिन स्कीम कौन से ईयर में पहली बार भारत में लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कौन से ईयर में पहली बार भारत में लॉन्च की गई थी? आप जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं बच्चों। सो
हमारे पास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पहली बार 2016 में आई थी, तो आप गलती से भी पेपर में इसको 2020 मत कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस की गई थी, 2016 में। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी क्या चल रहा है कि इसके तहत हमारे पास जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं, उनको 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए जी, सॉरी, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा, नॉट हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंडर आरसीईपी। देखिए आरसीईपी के बारे में मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल कराता हूं। दैट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब ये है क्या, देखिए हमारे पास एक चाइना ने एक प्रपोजल रखा कि टोटल 16 कंट्रीज में कौन कौन, एशियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुप है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज प्लस उसके साथ 6 कंट्रीज और ये 6 कंट्रीज कौन कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, जिसमें हमारे पास चाइना, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंक्लूडिंग इंडिया, ये सब हमारे पास क्या करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे। फ्री ट्रेड का मतलब कि जब भी मान लीजिए जापान का कोई प्रोडक्ट, साउथ कोरिया का कोई प्रोडक्ट, चाइना कोई प्रोडक्ट इंडिया बिकने के लिए आएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। सेम इंडिया कोई प्रोडक्ट जब इन कंट्रीज में जाएगा तो उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन इंडिया को लगा कि ये सौदा हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, तो इंडिया ने आरसीईपी से बाहर रहने का फैसला किया। तो अभी आपने जो चीज याद रखनी है कि आरसीईपी के अंदर कितने कंट्रीज हैं जो इस चीज को रेटिफाई कर चुके हैं, तो 15 एशियन पैसिफिक कंट्रीज। कितनी कंट्रीज आती है आरसीईपी के अंडर, 15 कंट्रीज। और 15 में कौन कौन सी, 10 तो एशियन कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग 10 मेंबर्स ऑफ एशियन कंट्रीज, और बाकी के 5 मेंबर कौन है आप नोट डाउन कर सकते हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। इंडिया ने इसको एक तरह से बायकॉट कर दिया, एक तरह से इसको इसका साथ छोड़ दिया, ठीक है। इंडिया पुल्ड आउट इन 2019। अब पहली कंट्री जिसने आरसीईपी के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे मोहर लगा दी है, उसको पक्का कर दिया है, वो कौन सी कंट्री बनी है, सिंगापुर। डू रिमेंबर कौन सी कंट्री बनी है हमारे पास, सिंगापुर, ठीक है, जो काफी हद तक वर्ल्ड का एक बड़ा फाइनेंशियल हब माना जाता है और ट्रेड के मामले में, ठीक है, व्यापार के मामले में सिंगापुर का कोई आज की डेट में राइवल आप नहीं कह सकते कि है, ठीक है। सिंगापुर में बहुत तेजी से व्यापार होता है, ठीक है। एक टाइम पर ये ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में ये अपने आप को काफी हद तक आगे लेके जा चुका है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के करंट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर कौन है सिंगापुर के, याद रखिएगा, ली हसन लूंग, ठीक है। ही इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, ठीक है। सो डू रिमेंबर द नेम। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास इंडिया इलेक्टेड टू द 3 बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यहां पर आपने याद रखना है, इंडिया 3 बॉडीज का, जो यूएन से सब्जेक्टेड है, यूनाइटेड नेशन सब्जेक्टेड है, उनका मेंबर बना है। कौन कौन सी बॉडीज, तो यहां पर एक तो पहली बॉडी है क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, दैट इज CCPCJ, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूएन वुमेन, तो इसमें तो हमारी पार्टनरशिप पहले भी अच्छे लेवल पर चल रही है, दैट इज यूएन इक्विटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। और थर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अभी थोड़ी देर पहले भी हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। सो डू रिमेंबर ऑल दीज बॉडीज, ठीक है, इनके नाम आप याद रखिएगा। इसमें कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस तो कम ही है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही अगर पूछा गया तो यही पूछा जाएगा कि इंडिया कौन सी 3 बॉडीज का मेंबर यहां पर बना है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो 13th RBI गवर्नर थे, ठीक है, M नरसिम्हन, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, कोविड-19 से। ये इतने ज्यादा हमारे पास एमिनेंट पर्सनैलिटी थे कि इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया या फादर ऑफ मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया। भारत के बैंकिंग सेक्टर को बदलने वाले, एक नई दिशा देने वाले कौन थे, M नरसिम्हन, ठीक है, 13th RBI के गवर्नर थे। इनकी कोविड-19 के चलते डेथ हो गई है। इन्होंने वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी काम किया, IMF में भी काम किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी काम किया।
इनको याद किस लिए किया जाता है, मैं आपको रिकॉल करा दूं, इन्होंने सरफेसी एक्ट इंट्रोड्यूस कराया भारत में। अभी थोड़ी देर पहले हम सरफेसी एक्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। इनके कहने पर ही भारत में आरआरबीज इंट्रोड्यूस हुए, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक जिनको हम बोलते हैं। इन्होंने ही नैरो बैंकिंग का कंसेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस किया कि बैंकों को आप उनकी हालत सुधारिए और उसके लिए नैरो बैंकिंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका था कि आरआरबीज को भारत में इंट्रोड्यूस करना, रीजनल रूरल बैंक्स को भारत में इंट्रोड्यूस करना। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से उसी से रिलेटेड है कि भारत का पहला आरआरबी कौन सा था? नेम द फर्स्ट आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक एस्टैब्लिश इन इंडिया। ओके, सो इंडिया का फर्स्ट आरआरबी कौन सा था बच्चों? दैट इज प्रथम ग्रामीण बैंक। सो डू रिमेंबर, प्रथम ग्रामीण बैंक, फर्स्ट आरआरबी एस्टैब्लिश इन इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ ग्लोबल फोरम ऑन टीबी वैक्सीन, ठीक है। एक हमारे पास टीबी वैक्सीन को लेकर एक ग्लोबल फोरम हुआ है, ठीक है, और ये वर्चुअली एड्रेस किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और देखिए टीबी को लेकर काफी कुछ हम पिछले कुछ हफ्तों से सुन ही रहे हैं कि टीबी को लेकर बहुत तेजी से काम आगे चल रहा है और टीबी को खत्म करने के लिए इंडिया काफी हद तक प्रतिबद्ध है। तो यहां पर आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव और ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन इनिशिएटिव जो है उनकी तरफ से ये फॉरम जो है वो कंक्लूड किया गया। अब क्वेश्चन जो आपने याद रखने हैं, देखिए कई सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं। एक याद रखिएगा, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, अभी गया था रिसेंटली, ठीक है। 24 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। और टीबी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है जो लंग्स को इंपैक्ट करती है, कोविड की तरह। कोविड भी लंग्स को बहुत ज्यादा चैलेंज कर रहा है, उसी तरह से टीबी भी लंग्स को काफी हद तक डैमेज करता है, ठीक है। अब आपने जो चीज याद रखनी है कि इंडिया ने टीबी को एलिमिनेट करने के लिए जो टारगेट रखा है 2025, और पूरे वर्ल्ड से ये इंडिया का टारगेट है, और पूरे वर्ल्ड का टारगेट क्या है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए? 2030, ठीक है। तो वर्ल्ड का टारगेट 2030, इंडिया का टारगेट 2025। और भारत में लक्षद्वीप ऐसी पहली यूटी बना है, यूनियन टेरिटरी बना है जो टीबी फ्री है, याद रखिएगा। और बड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है जो टीबी फ्री डिस्ट्रिक्ट है भारत की। सो ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो रेलिवेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। और टीबी के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। टीबी के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज माइकोबैक्टीरियम। चले जी, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम 2021, ठीक है। वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम 2021 जो है वो हमारे पास अभी कंक्लूड हुआ, वर्चुअली कंक्लूड हुआ। अरविंद केजरीवाल ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इसमें अलग अलग सिटीज थी, ठीक है। इस बार होस्ट किसने किया इसको? लंदन ने, ठीक है। आप याद रखिएगा, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम होस्टेड बाय लंदन, ठीक है। और थीम क्या रही इसकी? द फ्यूचर ऑफ द कल्चर, ठीक है, द फ्यूचर ऑफ कल्चर। तो यहां पर जो आपको चीज याद रखनी है कि इसको एस्टैब्लिश किया गया था, कब किया गया था? ये एस्टैब्लिश हुआ था लंदन में, ठीक है, 2012 में। इस फोरम को, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम को लंदन में ही 2012 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि कल्चर्स को, जो बड़ी सिटीज है उनके ट्रेडिशंस को कैसे एक तरह से सेव किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। अभी तक न्यू दिल्ली इसका जो है वो मेंबर नहीं है, इस न्यू दिल्ली को सिर्फ इन्विटेशन मिला था। न्यू दिल्ली अभी तक इस फोरम का एक फुल फ्लैज मेंबर नहीं है, तो आप ये चीज याद रखिएगा। ऑल्दो भारत में बड़े बड़े शहर हैं तो दिल्ली भी उसमें से एक है। तो अरविंद केजरीवाल ने हमारे पास यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था इस कल्चरल फोरम में। चलिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इंडिया में कई बड़ी सिटीज हैं, लेकिन एफएओ ने अभी एक सिटी को, भारत की सिटी को सिलेक्ट किया था एज ट्री सिटी फॉर 2020। तो भारत से किस सिटी को, विच सिटी सिलेक्टेड एज ट्री सिटी 2020 फ्रॉम इंडिया? ट्री सिटी 2020 फ्रॉम इंडिया कौन सी सिटी थी? जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये एफएओ के द्वारा सिलेक्ट की गई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। विच इंडियन सिटी सिलेक्टेड एज ट्री सिटी? सो डू रिमेंबर बच्चों, हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद जो है दैट इज इन तेलंगाना एंड दैट इज सिलेक्टेड एज ट्री सिटी, ठीक है, फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है। ये रिपोर्ट किसकी तरफ से आती है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर की तरफ से। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है एग्जाम प्रोस्पेक्ट से जब मैं बात करता हूँ।
रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक जर्नलिस्ट की एसोसिएशन है, ये रिपोर्ट हर साल रिलीज करते हैं। इंडिया का स्कोर रहा 46.56 और इंडिया का रैंक रहा 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, तो बहुत ही पीछे रैंक है। तो इसको टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने। और 5th टाइम नॉर्वे में जो प्रेस है वो बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना काम करती है और वहां पर कोई ज्यादा छेड़छाड़ रिपोर्टर्स के काम में नहीं की जाती। और यहां पर इंडिया में क्या कहा है? बैड इन्वायरमेंट फॉर प्रेस फ्रीडम। देखिए इसमें आप एक चीज समझिएगा, सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट को आप ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें काफी हद तक जो जर्नलिस्ट इंडिया में काम करते हैं वो भी बिकाऊ हैं। उस चीज को भी आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। ज्यादातर इंडिया में क्या चल रहा है, जर्नलिज्म जो है वो दो तरह से पोलराइज हो चुका है, कुछ तो फेवर में है और कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। तो हमें इस तरह का जर्नलिज्म नहीं चाहिए, या तो बिल्कुल फेवर में हो या बिल्कुल अगेंस्ट में। हमें ऐसा जर्नलिज्म चाहिए जो न्यूट्रल होकर रिपोर्ट कर सके, ना तो गवर्नमेंट के फेवर में बात करें ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हमेशा। क्योंकि कुछ पार्टीज ऐसी हो चुकी है, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हो चुके हैं जो गवर्नमेंट के बिल्कुल फेवर में बात करते हैं, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करते हैं। तो वी वांट न्यूट्रलिज्म। तो यहां पर न्यूट्रलिज्म की इंडिया में कमी है, बैड एनवायरनमेंट है, तो ये एक अच्छी चीज नहीं होती जब भी हम किसी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एक और इंडेक्स मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, एक और रिपोर्ट इंडेक्स इंडिया का। तो इन इंडेक्सेस को लेकर सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है रैंक। जैसे लास्ट में आपसे पूछ लिया जाएगा कि हमारे पास लेट से फिर से कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना रहा, तो आपने याद रखना है 142। और अब यहां पर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना रहा? 87। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना रहा? 87। सो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, ये हमारे पास रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। ठीक है, सो इसकी तरफ से हमारे पास रिलीज किया जाता है और इसको टॉप किसने किया है? स्वीडन ने। और सेकंड नंबर पे रहा नॉर्वे और डेनमार्क। ठीक है, तो आप देखिएगा कि हर जगह हमारे पास आपको क्या देखने को मिलेगा कि जनरली जो स्वीडन, डेनमार्क, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इनका बोलबाला हमारे पास काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा। देखिए बात हो रही है एनर्जी की, एनर्जी ट्रांजिशन की। सो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं और रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर भी इसको डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश की गई है। रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं। एक एजेंसी है जो रेन्यूएबल एनर्जी को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करती है, एरिना। नाम याद रखिएगा, एरिना का नाम याद रखिएगा, इंटरनेशनल रेन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। एरिना की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल रेन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। और मेरा क्वेश्चन चलो आप लोगों से यह है कि इसका हेडक्वार्टर आप बता दीजिए मुझे कहां पर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एरिना, जो पूरे वर्ल्ड में रेन्यूएबल एनर्जी की बात करती है? ओके, इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बच्चों मस्दार सिटी, UAE। ठीक है, हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और मेन इसका ऑब्जेक्टिव है कि रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को और ज्यादा बड़े लेवल पर आगे बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास GC मारू अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ OPCW। अब व्हाट इज OPCW? देखिए ये वो एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। जो केमिकल वेपन्स हैं उनका पूरे विश्व में कोई भी कंट्री यूज ना करे, ये वो एजेंसी है, उसके लिए हमारे पास काम करती है। तो इसमें हमारे पास इंडिया से जो CAG हैं, हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, 3 साल के लिए। तो डू रिमेंबर हमारे पास किनको अपॉइंट किया गया है? हाँ जी, किनको अपॉइंट किया गया है? GC मुर्मू को। ठीक है, और ये राइट नाउ कौन है? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भी आप याद रखिएगा कौन से CAG हैं। CAG का नंबर आपको याद रखना होता है। तो 14 CAG हैं भारत के, GC मुर्मू। ठीक है, टेन्योर कितना होता है इनका, कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले खत्म हो जाए। ठीक है, सैलरी रहती है इनकी 2.5 लाख रुपए। और इंडिया के पहले CAG कौन थे? फर्स्ट CAG कौन थे भारत के? सो वो भी मैं आपको नाम रिकॉल करा देता हूं, VN राव। ठीक है, VN राव जो है इज द फर्स्ट CAG टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूं पॉलिटी का। CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए CAG कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर विच आर्टिकल? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए CAG कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर विच आर्टिकल? CAG कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर विच आर्टिकल?
सो कौन से आर्टिकल के थ्रू सीएजी की पोजीशन एस्टेब्लिश की गई? आर्टिकल नंबर 148। आर्टिकल नंबर 148 डील करता है स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर द आर्टिकल, ठीक है 148। चलिए जी आगे। हीरो ग्रुप, हीरो मोटोकॉर्प जॉइन हैंड विद ताइवान्स गोगोरो, ठीक है गोगोरो। ये हमारे पास ताइवान जो है, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारे पास जो आईटी का सामान, आईटी का जो काम है उसके लिए वर्ल्ड फेमस है। और यहां पर हीरो मोटोकॉर्प ने उसी के कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप कर सके भारत में। देखिए आने वाले टाइम में हीरो मोटोकॉर्प को भी पता है कि आने वाले टाइम में से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, फ्यूचर यही है हमारा, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत बड़ा ग्रुप है, 1984 से भारत के लिए काम कर रहा है हीरो मोटोकॉर्प, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हीरो मोटोकॉर्प के करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? पवन मुंजाल, नाम याद रखिएगा, पवन मुंजाल। और देखिए ताइवान जो है उसको मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वो कंट्री के रूप में मान्यता नहीं देते, इवन इंडिया भी इसको अभी तक कंप्लीटली कंट्री के रूप में नहीं मानता, लेकिन ये हमारी काफ़ी सारे एरियाज में हेल्प करता है। जैसे कि अभी यहाँ पर इनकी गोगोरो जो कंपनी है वो हमारे पास हेल्प करने जा रही है किस चीज़ को लेकर? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग, टू व्हीलर का बेसिकली टू व्हीलर्स को लेकर यहाँ पर काम होगा। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, ताइवान की बात हो रही है, कैपिटल है इसकी ताइपे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ताइवान, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, माय अपोलॉजीज। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान? ताइवान की प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए। काफी फेमस पर्सनालिटी है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन, ताइवान के प्रेसिडेंट का नाम त्साई इंग वेन, ठीक है। शी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, ठीक है, और ताइवान को बहुत अच्छे से लीड कर रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एशियाज एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021, सो बाओ फोरम फॉर एशिया, ठीक है, एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021। सो यहां पर आपको देखने को मिली चाइना की हैनन प्रोविंस में, और थीम रही अ वर्ल्ड इन चेंज, जॉइंट हैंड टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट रोड कोऑपरेशन। देखिए यहां पर कहीं ना कहीं बात चाइना फिर से किस चीज की कर रहा है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव की। देखिए आपको पता होना चाहिए कि चाइना के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है बाओ फोरम फॉर एशिया, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अब इसमें जो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, चाइना किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है। चाइना का भी जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है BRO, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसमें चाइना पूरे वर्ल्ड को जोड़ना चाहता है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, ठीक है। इसको नाम दिया गया है BRI, सॉरी बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव। सो इसको आप समझिएगा कि इसी के तहत हमारे पास इसी को नाम दिया गया है, एक और नाम वन बेल्ट वन रोड, OBOR, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड। इसी के तहत चाइना ने CPEC को डेवलप किया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट कर दे, और ये कहीं ना कहीं उसी चीज के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। लेकिन एक झटका यहां पर चाइना को क्या लगा है, याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को पुल आउट कर लिया है फ्रॉम बॉर्डर, यहां पर फ्रॉम द बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को पुल आउट कर लिया है। सो ये चीज आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्ट से, ठीक है। सो चलिए जी हमारे पास नेक्स्ट, RBI कैंसल द लाइसेंस ऑफ भाग्योदय फ्रेंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सो भाग्योदय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया है। तो आप, ये महाराष्ट्र में काम करता, तो आपने याद रखना है कि कौन से एक्ट के तहत हमारे पास ये कैंसिल हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये वो एक्ट है जिसके थ्रू बैंक्स को कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। अगर बैंक्स इस एक्ट को सही से इंप्लीमेंट ना कर पाए, इसके अकॉर्डिंग काम ना कर पाए, तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, जैसा कि RBI ने भी रिसेंटली किया है। अब जो चीज बच्चों डिपॉजिटर्स, जो चीज समझने वाली है वो क्या है कि डिपॉजिटर्स का क्या होगा, जिनका पैसा बैंकों के साथ जमा था, इनके साथ क्या होगा। तो RBI ने अपनी एक सब्सिडी बनाई हुई है DICGC, ठीक है। अब याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डू रिमेंबर द फुल फॉर्म, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ये वो संस्था है
जो हमारे पास गारंटी लेती है डिपोजिटर्स के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की, तो 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो 5 लाख तक का आपका पैसा हमेशा इंश्योर्ड होता है, ये आप याद रखिएगा, एज पर द DICGC एक्ट 1961। और DICGC ये RBI की एक सब्सिडरी है, ये भी आप याद रखिएगा। DICGC का ओनर कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देता है। ठीक है, चलिए मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ DICGC। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूं, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ DICGC? ओके, सो याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, MD पात्रा। ठीक है, माइकल पात्रा, ये RBI के डेप्टी गवर्नर हैं एंड इज द करंट चेयरमैन ऑफ DICGC। नेक्स्ट हमारे पास नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। तो इंडिया से एक पर्सन हमारे पास रुमाना सिन्हा सहगल। ठीक है, रुमाना सिन्हा सहगल तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनको मिला है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। ठीक है, फॉर द डिप्लोमेटिक मिशन इन ग्लोबल पीस। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार का जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है, नेल्सन मंडेला है वो पर्सन थे जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ी अपनी सारी जिंदगी, और इवन इनको भी पूरे वर्ल्ड ने सराहा और कई सारे अवार्ड इनको भी मिले। अब इन्हीं के नाम पर एक बड़ा सा अवार्ड हमें देखने को मिलता है जिसको हम जानते हैं नेल्सन मंडेला अवार्ड, जो इस बार मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बच्चों ये है कि नेल्सन मंडेला को हमारे पास भारत रत्न भी मिल चुका है, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि नेल्सन मंडेला गॉट भारत रत्न इन विच पर्टिकुलर ईयर? नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कौन से ईयर में मिला था? जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सो ही गोट भारत रत्न इन द ईयर 1990। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि बच्चों ऐसा है कि भारत रत्न जो है वो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा। तो देखिए बच्चों, प्रियंका मोहिते, ठीक है, ये महाराष्ट्र से हैं, ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को स्केल किया है, क्लाइंब किया है, जो हमारे पास 10th हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड में। तो इससे पहले अगर हम बात करें वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक को, तो कई सारी इंडियन वुमेन्स क्लाइंब कर चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर माउंट अन्नपूर्णा अभी तक ऐसी पीक थी जिसको किसी भी इंडियन वुमेन ने क्लाइंब नहीं किया था। इन्होंने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइंब किया हुआ है, ठीक है, माउंट लोहत्से, ठीक है, माउंट मकालू और माउंट किलीमंजारो को भी क्लाइंब किया है। सो माउंट किलीमंजारो हमारे पास अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। चलिए आपसे यही क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं कि अफ्रीका में कौन सी कंट्री में आपको देखने को मिलेगी माउंट किलीमंजारो? अफ्रीका की कौन सी कंट्री में आपको देखने को मिलेगा माउंट किलीमंजारो? ओके, सो एक ये वॉल्केनिक माउंटेन है बच्चों, ये भी याद रखना, और ये आपको देखने को मिलेगी कहां पर? तंजानिया में। ठीक है, कहां देखने को मिलेगी? तंजानिया में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। तो नेस्कॉम क्या है पहले तो आप ये देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नेस्कॉम। तो पहली बार हमारे पास वुमेन चेयरपर्सन बनी है, और ये कौन है? रेखा मेनन। कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को ये एक तरह से दर्शाता है, दैट इज कॉल्ड रियल वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, कि आप जो बड़ी पोजीशंस है उन पे वुमेन्स को अपॉइंट कर रहे हैं लीड करने के लिए। तो एसेंचर की चेयरपर्सन है ये, एसेंचर जो एक बड़ी आईटी कंपनी है उसकी इंडिया की जो डिवीजन है उसके चेयरपर्सन है, और अब नेस्कॉम को भी लीड करेंगी। कृष्ण रामानुजम जो प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ द बिजनेस ऑफ द TCS, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, उनको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है नेस्कॉम का। जब भी आईटी कंपनीज को गवर्नमेंट से कोई भी अपनी डिमांड रखनी होती है या उनको अपनी कोई प्रॉब्लम कन्वे करनी होती है तो नेस्कॉम का सहारा लेती हैं। तो एक बहुत बड़ी हमारे पास एसोसिएशन जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट, रोसकोसमोस टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2025। अब ये क्या है? ये हमारे पास आपको पता ही होगा रशियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो स्पेस एजेंसी है रशिया की, कई बार हम बात कर चुके हैं, ये अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे 2025 तक, ये इन्होंने कंफर्मेशन दे दी है। ऐसा ये क्यों करने जा रहे हैं? देखिए
अभी वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS है, वो कई सारी कंट्रीज का जॉइंट वेंचर है। उसमें हमारे पास रशिया भी एक पार्टनर है, लेकिन जो इनकी पार्टनरशिप है वो 2024 में एक्सपायर हो जाएगी। तो ये इसको कंटिन्यू करने के बजाय चाहते हैं कि इनका खुद का एक स्पेस स्टेशन हो। चाइना भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहा है। इसके लिए इन्होंने एनर्जिया कॉर्पोरेशन को एस्टिमेशन दिया है, कॉस्ट का एस्टिमेशन दिया है कि $5 बिलियन कहीं ना कहीं खर्च करके ये अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे। तो आपने बच्चों क्या याद रखना है, क्वेश्चंस याद रखने हैं कि कौन सी कंट्री 2025 तक अपना एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रही है, दैट इज रोसकॉस्मोस। इंडिया का भी कहीं ना कहीं प्लान है कि हम भी बहुत जल्द अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करें। के सिवान कौन है? इसरो के चीफ। इन्होंने इसके बारे में घोषणा कर दी थी कि हम भी जल्दी ही अपना खुद का, लेकिन अभी तक उसके ऊपर प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि हमारा खुद का एक स्पेस स्टेशन जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा। तो अभी क्या है, आपने याद रखना है बच्चों की कौन सी स्पेस एजेंसी ने फैसला किया कि वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे। सो दैट इज रोसकॉस्मोस। और ये कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी है? तो रशिया। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि रोसकॉस्मोस जो है, इसने जो नेविगेशन सिस्टम बनाया वो उसका नाम क्या है? नेविगेशन सिस्टम ऑफ रोसकॉस्मोस। जैसे यूएसए का हमारे पास है GPS, तो नेम द नेविगेशन सिस्टम ऑफ रोसकॉस्मोस। तो बच्चों रशिया जो नेविगेशन सिस्टम यूज करता है वो GPS नहीं यूज करता, उसका खुद का नेविगेशन सिस्टम है, याद रखिए ग्लोनास। ठीक है, और ग्लोनास को किसने बनाया है? रोसकॉस्मोस ने। ठीक है, लास्ट न्यूज फॉर द डे, कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम। ठीक है, सो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे पास लॉन्च किया कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम, जिसमें क्या होगा कि अगर कोविड-19 के पेशेंट्स को ऑक्सीजन और बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए लोन वो ले सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हरियाणा गवर्नमेंट बियर करेगी। उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने 500 करोड़ अलग से एलोकेट किए हैं। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लॉन्च की है, हरिहर। तो ये आप याद रखिएगा, होमलेस अमेंडेड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा, जो हमारे पास अनाथ बच्चे हैं बेसिकली उनकी हेल्प करने के लिए। तो आपने याद रखना है कि कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम कौन सी स्टेट ने शुरू किया? दैट इज हरियाणा। और हरिहर स्कीम किसने लॉन्च किया? दैट इज हरियाणा। CM कौन है यहाँ के? मनोहर खट्टर। तो ये थी स्टूडेंट लास्ट वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आशा करता हूँ आपको सब अच्छे समझ आया होगा। हमसे जुड़े रहिए, डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।